गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब था, ठीक है। ओके, तो इसके वजह से दोस्तों जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, नील बोर नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने 1913 में एक एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया, ठीक है। और ये एटॉमिक मॉडल इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये काफ़ी हद तक रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से मिलता था। मतलब ये एटॉमिक मॉडल में भी एक न्यूक्लियस था जिसके अंदर सारा के सारा मास और पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इतनी चीज़ें तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में और नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में सेम ही थी। सिर्फ 3 एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो नील बोहर ने एटम के बारे में बताई, उसको दोस्तों हम लोग नील बोर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये 3 पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं। तो नील बोर ने एटम के बारे में जो 3 एक्स्ट्रा चीज़ें कही, जो एक्स्ट्रा जानकारी दी, उसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से ये पहला पोस्टुलेट क्या है देखिए। तो नील बोर का पहला पोस्टुलेट देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विथ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहेगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। मतलब कि सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, ठीक है। उसकी एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी ना इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर इस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, वहाँ पर भी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स को नील बोर ने एनर्जी लेवल्स ऐसे नाम दिया, ठीक है। एनर्जी लेवल्स कहा उनको, ठीक है। और इन एनर्जी लेवल्स को उन्होंने KL, M, N एंड सो ऑन ऐसे नाम दिया। तो सबसे अंदर का जो एनर्जी लेवल है उसको K नाम दिया, फिर उसके बाद के एनर्जी लेवल को L, फिर M, फिर N, इस तरीके से उन्होंने इसका नेमिंग किया। और इसको जो नंबर्स उन्होंने अलॉट किए वो नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब सबसे अंदर की जो एनर्जी लेवल है उसको 1 नंबर से उन्होंने डिनोट किया, फिर उसके बाहर की एनर्जी लेवल को 2, उसके बाहर की एनर्जी लेवल को 3, फिर 4, ऐसे उन्होंने इसको डिनोट किया, ठीक है। तो नील बोर के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी। जैसे मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने क्या बताया था दोस्तों कि मैक्सवेल ने बोला था अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी को इमिट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी। लेकिन नील बोर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी, उसकी एनर्जी वहाँ पर फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसको खारिज कर दिया, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला कि मैक्सवेल जो कह रहे हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेंगे ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम, अगर आप हाइड्रोजन एटम देखोगे, ठीक है, तो उसका जो इनर शेल है, मतलब K नंबर का जो शेल है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। मतलब अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इस एनर्जी लेवल में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी देखिए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है M शेल में, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से ये एनर्जी जो है यहाँ पे मिनिमम होगी, ऐसे ये इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहली जो एनर्जी लेवल है उसको ग्राउंड या मिनिमम एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो एनर्जी लेवल है वो मिनिमम एनर्जी लेवल होगी, मिनिमम एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के केस में, ठीक है। और अगर वो इस शेल में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, अगर वो इस शेल में रिवॉल्व करेगा तो इतनी एनर्जी होने वाली है उसके पास, और अगर वो इस शेल में रिवॉल्व करेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होने वाली है, ठीक है। मतलब अंदर से बाहर जाते वक्त एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऐसे देखिए ये जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर मिनिमम एनर्जी होगी, ठीक है। तो नील बोर का जो पहला पोस्टुलेट है उसके अंदर एक और चीज़ बोली दोस्तों उन्होंने, वो क्या बोली कि अगर देखिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये
निगेटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ओके, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्कुलर मोशन के लिए। और अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। तो कितना सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू mv²/r, ये हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज है मान लेते हैं q1 है, यहाँ पर चार्ज q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। k मतलब कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, Q2 मतलब न्यूक्लियस के अंदर का पॉजिटिव चार्ज और r मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो ये है दोस्तों नील बोर का पहला पोस्टुलेट। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नील बोर के दूसरे पोस्टुलेट के बारे में। नील बोर का दूसरा पोस्टुलेट क्या है, देखिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज़, मतलब जो रेडियस है ऑर्बिट की, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पहला ऑर्बिट या इनिशियल एनर्जी लेवल बोल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट, दूसरा एनर्जी लेवल, ठीक है। ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट, ठीक है। तो दूसरे पोस्टुलेट में क्या बोल रहे हैं बोर, देखिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज़, मतलब ये जो ऑर्बिट है इनकी रेडियस फिक्स रहेगी, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यूज़ कितनी रहेगी, ये r1 है, ये दूसरे शेल की रेडियस r2 है, तीसरे शेल की रेडियस r3 है, ठीक है। और ये फोर्थ शेल की रेडियस मान लेते हैं r4 है। तो ये r1 r2 r3 r4 कोई भी वैल्यूज़ नहीं रह सकती, इनकी वैल्यूज़ फिक्स रहेगी। और कितनी रहेगी, देखिए, सच दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh/2π। इसका मतलब क्या है कि इस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L, वो nh/2π के बराबर होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π जिस पॉइंट पर होता है वही रेडियस होगी इस पहले ऑर्बिट की, दूसरी कोई रेडियस नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये r2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए r2 की वैल्यू कितनी होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हो रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हो रहा है वही रेडियस होगी दूसरे ऑर्बिट की। तीसरे ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हो रहा है, ठीक है, ओके। और ये r4 कितना होगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा। इसमें से n क्या है दोस्तों, n मतलब शेल नंबर और h मतलब प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ये जो शेल है, इस शेल के रेडियस के बारे में दूसरे पोस्टुलेट में नील बोर हमें बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जो रेडियस है r1 कितनी होगी, r1 की वैल्यू उतनी होगी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम हम L लेटर से दिखाते हैं, ठीक है, ओके। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π, n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना, पहला शेल है तो ये 1h/2π, इतना एंगुलर मोमेंटम जिस पॉइंट पर होगा उतनी रेडियस होगी, ठीक है। r2 कितना होगा, जिस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम 2h/2π होगा उतनी रेडियस होगी सेकेंड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, जिस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम 3h/2π होगा इलेक्ट्रॉन का उतनी रेडियस होगी। और फोर्थ रेडियस कितनी होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 4h/2π इतना होगा वही रेडियस होगी r4, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है किसी r रेडियस में, ठीक है, किसी r रेडियस में यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है मान लेते हैं v, उसका मास है m। तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p, मतलब ये रेडियस वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं r/p sin थीटा ऐसे, ठीक है। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, ये हमेशा 90 डिग्रीज रहेगा, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा r/p। r मतलब रेडियस और p मतलब इसका लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी।
ठीक है। तो ये आर इंटू एम इंटू वी, या आप बोल सकते हो एम इंटू वी इंटू आर, एम इंटू वी इंटू आर। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू एम इंटू वी इंटू आर, ये फॉर्मूले से निकलती है। तो ये R1 की वैल्यू कैसे निकलेगी दोस्तों? R1 कितना होगा जिस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मतलब कितना देखिए, m इंटू वी इंटू R1 कितना होना चाहिए, 1h/2π, 1h/2π। तो यहाँ से आप R1 निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही दोस्तों R2, R3, R4 आप ये फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर नील बोर के तीसरे पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। तो ये नील बोर का तीसरा पोस्टुलेट क्या है देखिए। तो नील बोर का तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है देखिए, इफ़ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एनी पर्टिकुलर ऑर्बिट इट्स एनर्जी विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर का अगर इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस शेल में तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। और अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसकी एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी होगी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी को मेजर करने का एक यूनिट है। जैसे बहुत बड़ी एनर्जी हम जूल में मेजर करते हैं, वैसे बहुत छोटी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। अब इसके आगे क्या बोल रही है देखिए, आगे क्या बोलते हैं, बट इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, ठीक है, ओके। तो गेन करेगा तो क्या होगा और लूज करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर देखिए दोस्तों, इफ़ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को गेन करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है तो उसके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। अब अगर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे देखिए, पहले उसके पास इतनी एनर्जी थी -13.6, उसको आपने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, बची कितनी यहाँ पर देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। जंप करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी उसको, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर यहाँ से यहाँ जंप करना है तो इन दोनों का डिफरेंस उसके बराबर एनर्जी देनी होगी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा देखिए। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा दोस्तों तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। जैसे कि मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर है, ठीक है, ओके। और अगर इसने एनर्जी को लूज़ किया तो वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ठीक है। इतनी एनर्जी अगर उसने लूज़ की तो वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और उसने अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लूज़ किया इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो वो यहाँ से यहाँ जंप करने वाला है, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी की तरफ जंप करेगा वो, और वो अगर एनर्जी को लूज़ करता है तो अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जंप करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर जा रहा है तो एनर्जी को गेन कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है दोस्तों, रिलीज़ कर रहा है, ओके। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो इस टाइम में क्या होगा, यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। वो रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या बोल सकते हो एक फोटोन यहाँ से निकलेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इतना डीप में बात नहीं करनी चाहिए अभी तो, ठीक है। तो इस चैप्टर को जितने ज़्यादा हो सके सिंपल रखने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स के बारे में बात की है, वो 3 पोस्टुलेट्स आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन की रेडियस और वो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।